January 2026 attempt is round the corner, and I am very sure panic, guilt, anxiety, fear, doubt सब आ रहा होगा. So hello everyone, this is CA Nidhi Goyal, and today I'm just here to tell you that you are not the only one. नहीं मैं नहीं मानता अरे From past few days, I was receiving calls from my school juniors, my cousins who are having their attempt in January 2026 of CA Foundation, CA Final and CA Inter. And everyone is saying the same thing कि यार ये सिर्फ पैनिक एंजाइटी सिर्फ मुझे ही हो रही है या सबको होती है. सो लेट मी टेल यू गाइज, ये पैनिक एंजाइटी कन्फ्यूजन होना इट्स वेरी नॉर्मल. कुछ एक्सेप्शंस बच्चे होते हैं, उनकी बात अलग है, उनको नहीं देखना है. बट लाइक एन एवरेज स्टूडेंट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पैनिक एंजाइटी कन्फ्यूजन डाउट होना कि मुझे कुछ याद है या नहीं, मुझे पेपर में कुछ याद आएगा नहीं, मैं लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी, दिस इज़ वेरी नॉर्मल. आई रिमेंबर जब मेरे एग्जाम में 7-8 दिन बाकी थे तो मुझे इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था. आई कॉल्ड वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड एंड आई सेड कि यार मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा, मुझे इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा है, मैं एग्जाम में कुछ लिख भी पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी. मैं अभी FR के लिए पढ़ रही हूँ क्योंकि सबसे पहले पेपर उसके लिए है, बट ये तो फ्रेश है तो मैं इसमें फिर भी कुछ लिख पाऊंगी. आगे वाला पेपर का तो मैंने इससे पहले पढ़ा था, तो मुझे कितना याद रह पाएगा, मैं एक दिन में कितना कोर्स कवर कर पाऊंगी, मैं पूरा जितना मैंने सोचा है कि एक दिन में इतना करना है मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेके स्ट्रेस आ जाता था. एंड बाय द टाइम आई रियलाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, ये होता ही है. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज़ होती है. कुछ एक्सेप्शन स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, उन्होंने बहुत सारे मॉक लिखे होते हैं तो उनको एक बार साइड में रखते हैं. बाकी अगर मैं एवरेज बात करूँ, नॉर्मल स्टूडेंट्स को ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं. एंड इसी प्रेशर के साथ, इसी एनजाइटी के साथ, इसी फेयर के साथ उनको अपने एग्जाम्स भी लिखने होते हैं. अ सिंपल थिंग व्हाट आई फिगर्ड आउट फॉर दिस इज़ कि ज़्यादा लोगों से बात ही मत करो नियर बाई योर एग्ज़ाम. स्पेसिफिकली उन लोगों से जिनका तुम्हारे साथ में एग्ज़ाम है एंड दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. क्योंकि जब हम किसी और का सुनते हैं कि यार उसका पूरा सिलेबस हो गया, उसने तो 10 मॉक लिख दिए, 5 मॉक लिख दिए, तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा गिर जाता है. तो ऐसे बातें सुननी ही नहीं है, ऐसी बातों पे ध्यान ही नहीं देना है. अगर तुम्हारा कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिससे तुम बात करके यू फील लाइट एंड उनसे बात करके तुम्हें अच्छा लगता है, दे हेल्प यू, तो वो बात अलग है. बट बाकी ज़्यादा आई सजेस्ट कि नियर बाय एग्जाम कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. तुम्हें पैनिक एंजाइटी हो रहा है तो अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड से बात करो, बिकॉज दे आर द ओनली वन जो आपको ट्रू इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. मैं एक किस्सा बताती हूँ आपको. जब मैं अपना FR का एग्ज़ाम देने जा रही थी तो मैंने गाड़ी में पापा को बोला कि पापा मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेरे तो पैर भी काँप रहे थे उस टाइम पे. तो पापा ने मुझे एक छोटी सी बात बोली कि बेटा देख, अब तो अपन सेंटर पे पहुँचने वाले हैं, पेपर तो तुझे लिखना है, तेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, रिजल्ट जो भी होगा वो देखा जाएगा. अगर तू अभी इसी स्ट्रेस के साथ पेपर देखने जाएगी तो चाहे इजी भी पेपर होगा ना, तुझे वो देख के डर लग जाएगा, खराब हो जाएगा. इससे अच्छा थोड़ा खुशी खुशी जाओ पेपर देने, क्या पता ना आता हुआ पेपर भी तुझे आ जाए. उन्होंने बस इतनी सी बात बोली. फिर मैंने क्या किया, जैसे हम लोग सेंटर गए, सेंटर पे पहुंचे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, सब बुक लेके खड़े थे, सब पढ़ रहे थे, एकदम इतना स्ट्रेस दिख रहे थे हर कोई. कुछ 1-2 बच्चे थे जो एकदम ऐसे नॉर्मल चिल आउट होके खड़े थे. तो वहाँ पे मैंने पापा से बात करनी चालू कर दी. हम इतने ज़ोर ज़ोर से हंस हंस के बात कर रहे थे, हम इधर उधर की हमने बातें करनी चालू कर दी. तो बाकी बच्चों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये इसको टेंशन नहीं है क्या पेपर की, ये इतना चिल कैसे खड़ी है, ना पढ़ रही है ना कुछ कर रही है. बट उनको नहीं पता कि मेरे अंदर कितना स्ट्रेस है. लास्ट पेपर के दिन मेरी एक फ्रेंड बन गई थी वहाँ पे सेंटर पे, एंड वो मुझे बोलती है कि यार फर्स्ट पेपर तेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा मतलब प्रिपेयर्ड था क्या, तू इतनी चिल खड़ी थी पेपर के टाइम पे. तो मैंने उसको एक ही बात बोली कि यार देख, वो सिर्फ मैं ट्राई कर रही थी कि मैं अपना थोड़ा स्ट्रेस कम कर सकूं. मुझे नहीं पता इससे साथ वालों को कितना स्ट्रेस हो रहा है मुझे देख के, बट हाँ मैं अपना उससे ज़रूर स्ट्रेस कम कर रही थी. ट्रूली स्पीकिंग ये सब जो मैंने किया इससे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा लगा, अंदर से मेरा टेंशन लेवल कम हुआ. एंड जब मैंने अंदर गई तो मैंने आराम से एग्ज़ाम लिखा. सो नाउ लेट मी टेल यू कुछ चीज़ें जो मैंने सोच के रखी थी कि मैं इसको फॉलो करूँगी अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए. एंड मैंने वो किया एंड दैट वर्कड आउट फॉर मी. सो सबसे पहली चीज़ है जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं पेपर रीडिंग टाइम. तो जैसे मेरे को पेपर मिलता था,
8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं ट्राई करती थी मैं पूरा पेपर फटाफट देख लूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा हुआ है। और आखिर का जो 15 मिनट में से 5 मिनट बचता था, मैं उसमें से ये डिसाइड करती थी कि मुझे आउट ऑफ ऑल बेस्ट कौन सा क्वेश्चन आता है जिसको मैं फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट कर सकूं। क्योंकि स्टार्टिंग में ना बहुत पैनिक का सिचुएशन रहता है, तो आता क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सोचो अगर तुम एक ऐसा क्वेश्चन पिक कर लो जो तुम्हें नहीं आता हो तो क्या ही सिचुएशन हो उसमें। तो मैं पूरा डिसाइड करती थी सीरीज की मुझे फर्स्ट नंबर पे ये क्वेश्चन करना है, सेकंड पे ये करना है, थर्ड पे ये करना है एंड सो ऑन। सेकेंड थिंग इज जो है वो एमसीक्यू का मैं ध्यान रखती थी। ना मैं एमसीक्यू को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करती थी, ना उसको मैं लास्ट में अटेम्प्ट करती थी। जैसे ही 2 घंटे हो जाते थे मैं जितना पेपर होता था उसको साइड करती थी एंड एमसीक्यू उठा लेती थी। इसका रीज़न ये था कि स्टार्टिंग में अगर मैं एमसीक्यू अटेम्प्ट करूँ भी और मतलब उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो लाइक मैं कंटिन्यू फर्स्ट एमसीक्यू किया वो मुझे नहीं आया, सेकंड एमसीक्यू किया वो मुझे नहीं आया, तो एक मोरल डाउन हो जाता है, वो वाली चीज़ थी। एंड लास्ट में भी पेपर लिखते रहते हैं, हो सकता है टाइम ही ना बचे एमसीक्यू के लिए। एंड एमसीक्यू मैं मानती हूँ एक स्कोरिंग पार्ट है, तो जैसे ही 2 घंटे खत्म होते थे मैं वैसे ही एमसीक्यू का पेपर उठा लेती थी एंड ट्राई करती थी इन द गैप ऑफ 20 to 25 मिनट्स कि मेरा फटाफट से एमसीक्यू निपट जाए ताकि टेंशन खत्म हो जाती है। फिर जो आखिर के 35 मिनट्स बचते थे, 30 to 35 मिनट्स, उसमें ना स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो हम ऐसा कोई लेंदी क्वेश्चन हमारा बाकी है, कोई थियोरी क्वेश्चन हमारा बाकी है, तो हम उसको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर पाते हैं। बट एमसीक्यू में ना कभी कभी कुछ मिक्स एंड मैचेस करने होते हैं, इधर का सोचना होता है उधर का सोचना होता है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसको लास्ट के लिए मैंने कभी नहीं रखा। इससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, जितना मुझे आता था ना मैं उतना पेपर तो अटेम्प्ट कर ही पाती थी। कुछ 1-2 पेपर में तो चलो रह ही जाता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा लेंदी आ जाए तो, बट येस मोस्ट ऑफ द टाइम कि जितना मुझे आता है उतना तो मैं अटेम्प्ट कर ही लेती थी पूरे पेपर में। थर्ड थिंग इज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिसकी वजह से मेरे आईडीटी एंड आईबीएस में मुझे सिर्फ 40 मिले, वो ये था कि पेपर को देखते ही नर्वस नहीं होना है। मैंने स्टार्टिंग के एफआर से लेके डीटी के पेपर तक सारे पेपर को ऐसा नॉर्मली गई थी, नॉर्मली पेपर दिया था एंड ठीक है जो होना था वो हो गया। आईडीटी के पेपर में लाइक मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी एंड जाते ही पता नहीं मेरे को क्या आया दिमाग में, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करने लग गई एंड मैंने इतना सोच लिया कि आईडीटी का पेपर देखते ही मैं एकदम ब्लैंक हो गई। ऐसा लगा कि मैंने कभी आईडीटी पढ़ी नहीं है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या पूछा है। तो ब्लैंक बिल्कुल नहीं होना है पेपर को देख के, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। इससे क्या होता है जो चीज़ें तुम्हें आती हैं, जो प्रोविजन तुम्हें आते हैं ना, वो भी दिमाग से स्लिप हो जाता है, वो भी हम कहीं ना कहीं पैनिक में गलत लिख जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। एंड इस चीज़ का मोस्ट स्पेसिफिकली आईबीएस के पेपर में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक दिन पहले जब अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करी थी तो दे आर लाइक कि हाँ यार हो जाता है आईबीएस का पेपर, समझ में आ जाता है, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बुक में मिल जाता है, ढूंढ लेते हैं, आपस में पूछ लेते हैं। बट जब मैं अपना आईबीएस का पेपर लिख रही थी ना, तो मेरे को क्वेश्चंस मिल ही नहीं रहे थे। मैंने इतनी सारी बुक्स लेके गई थी, स्टडी मैट लेके गई थी, जिन जिन टीचर से मैंने क्लासेस ली थी मैं वो सब लेके गई थी। मैं सब एकदम पैनिक कर रही हूँ, सारी बुक्स एक साथ खोल रही हूँ, इंडेक्स लेके गई थी वो देख रही हूँ, बट मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इवन जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं लाइक मुझे याद है मैंने पढ़ा है, मैं उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट नहीं कर रही थी एंड बुक में ढूंढने के लग रही थी, क्या पता मुझे एग्जैक्ट लैंग्वेज बुक में ही मिल जाए। तो प्लीज़ 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 ये गलती बिल्कुल मत करना। पहले ट्राई करना जितना पेपर तुम्हें खुद से आता है आईबीएस का, क्योंकि तुमने डीटी आईडीटी पढ़ी है जस्ट 1-2 दिन पहले, चलो एफआर एएफएम में टाइम हो गया कोई बात नहीं, तुमने डीटी आईडीटी पढ़ी है तो तुम्हें पता है, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट पता है, तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आंसर लिखना चालू कर दो। क्योंकि वो 4 घंटे लगता है कि बहुत बड़ा टाइम है, बट वो नहीं होता है, वो पता भी नहीं चलता है वो टाइम फटाफट कैसे निकल गया। तो अगर मैं ये आपके लिए समराइज करूँ तो द फर्स्ट थिंग इज दैट 15 मिनट यूटिलाइजेशन, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। सेकेंड थिंग इज एमसीक्यू का अपने अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम डिसाइड करना कि तुम एमसीक्यू को किस टाइम पे सबसे अच्छे से और फटाफट से अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्ड थिंग इज पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ अगर आईबीएस के पेपर में कोई क्वेश्चन मिल भी रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो स्किप इट, आगे चलो, आगे देखो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट वो क्वेश्चंस पहले जिसका तुम्हें खुद से आता है, तुम खुद से लिख सको, या तुम्हें पता है कि हाँ ये चीज़ बुक में इधर है तो मैं इसको फटाफट से ढूंढ लूंगी, फटाफट से हो जाएगा। क्योंकि 4 घंटे नहीं होता है इतना बड़ा टाइम, वो पेपर भी इतना लेंदी होता है कि पता ही नहीं चलता कि 4 घंटे कब निकल गए। एंड येस, अ वेरी स्मॉल पर्सनल सजेशन फ्रॉम माई साइड, जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है उससे पहले 2-3 मिनट निकाल के भगवान को ज़रूर याद करना। उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम।
एंड अगर थोड़ा सा भी पैनिक होने लगे ना तो 2 मिनट आंखें बंद करके भगवान को याद करना. आई थिंक कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर एग्जाम, थैंक यू फॉर द पेपर. चाहे पेपर अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, एटलीस्ट थैंक यू गॉड, ये बनता है. So this was all from my side. Thank you everyone for watching. I hope you guys are liking it, and you have any doubt, any suggestion for me, do let me know in the comments. And yes, don't forget to subscribe. Bye.